नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण दुबे। यूट्यूब चैनल द जीएस स्टोरी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट में। और आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न आपके सामने है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन किस प्रधानमंत्री के काल में हुआ? तो आप सभी को पता 1985 को किया गया था, 1985 को किया गया था ना। तो 17 सितंबर 1985 को पर्यावरण और वन मंत्रालय का गठन किया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। दूसरा क्वेश्चन है कि ओजोन परत के क्षरण का सर्वप्रथम पता किसने लगाया? तो ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक हैं जोसेफ फारमैन। जोसेफ फारमैन ने 1985 में सबसे पहले ओजोन परत के क्षरण का पता लगाया है। तो जोसेफ फारमैन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली नदी कौन सी है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग इसका उत्तर अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट इसका आंसर जो है वो येलो नदी है। येलो नदी जो चीन में बहती है, चीन की नदी है येलो नदी। ये सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी है। अवसाद का मतलब है कि अवशिष्ट पदार्थों को ढोने वाली नदी है। और दूसरे नंबर पर भारत की गंगा नदी है। भारत की गंगा नदी भी अवसाद को ढोने में दूसरे नंबर पर है दुनिया में। पहले पर येलो नदी है जो कहाँ की है? चीन की है। ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना कहलाता है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका आंसर ना निम्न तापीकरण नहीं है, फ्रोजन नहीं है, लघु शीतोषण भी नहीं है, बसंतीकरण है। हाँ, जब हम बीजों को अंकुरित करने के लिए कम ताप पर रखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम बसंतीकरण कहते हैं। ताप नियंत्रित करके बीजों को अच्छा अंकुरण लाने का हम प्रयास करते हैं। ये घटना बसंतीकरण कहलाती है। नेक्स्ट है, वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? तो ये मुझे लगता है एनवायरनमेंट का सबसे आसान प्रश्न होगा कि आप सभी को पता है जब कोई भी वनस्पति सड़ती है तो उससे मेथेन गैस निकलती है ना। कौन सी गैस निकलती है? मेथेन गैस निकलती है। मेथेन गैस धान के खेत से निकलती है, पशुओं के जुगाली से निकलती है, पशुओं के गोबर से निकलती है, जैविक पदार्थों के सड़ने से निकलती है ना, वनस्पतियों के अवशिष्ट से निकलती है। तो आंसर आपका क्या है? मेथेन गैस है। मलेरिया रोग मलेरिया रोग का कारण क्या है? तो मलेरिया रोग पहली बात तो प्रोटोजोआ से होता है। हम लोग मच्छर को दोष देते हैं ना, मादा एनोफिलीज मच्छर को दोष देते हैं, ऐसा नहीं है। मलेरिया रोग प्रोटोजोआ से होता है। जो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ मलेरिया रोग का कारण होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर केवल इसका वाहक होता है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में कोढ़ रोग के लिए कौन सा जीवाणु संबंधित है? तो कोढ़ रोग मतलब लेप्रेसी ना, अंगुलियां वगैरह सड़ने लगती हैं, गलने लगती हैं। ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से होती है। तो पहला ऑप्शन सही है। और दूसरा जीवाणु इसमें दिया है एरेसीनिया पेस्टिस। तो एरेसीनिया पेस्टिस प्लेग के लिए जिम्मेदार है। एरेसीनिया पेस्टिस किसके लिए जिम्मेदार है? प्लेग के लिए। तीसरा है डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस सुजाक रोग के लिए जिम्मेदार है। इसमें मूत्र मार्ग में जलन होने लगती है ना। और फिर है विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी ये कॉलरा के लिए, हैजा के लिए जिम्मेदार है। कॉलरा या हैजा के लिए जिम्मेदार है ना। तो हमारा निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सोडियम का स्रोत नहीं है? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। दूध में सोडियम, मांस में सोडियम, समुद्री खाद्य में सोडियम, इन तीनों में सोडियम पाया जाता है। फिर बचा पनीर। पनीर में सोडियम नहीं है तो क्या है? कैल्शियम। पनीर में सोडियम की जगह क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी से मानव में रक्त का थक्का नहीं जमता?
तो पहला ऑप्शन है विटामिन ई। विटामिन ई से जनन क्षमता में कमी होती है। फिर है विटामिन डी। विटामिन डी से होता है आपको रिकेट्स यानी सूखा रोग। ऑस्टोमेलेशिया भी विटामिन डी की कमी से होता है। और फिर है विटामिन सी। विटामिन सी से स्कर्वी होता है। और फिर है विटामिन के। विटामिन के बचता है शेष, इससे रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। तो राइट आंसर क्या हो गया? विटामिन के हो गया। फिर है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? पोलियो, आंत्र विषाणु एकदम सही, एकदम करेक्ट सुमेलित है। जुखाम, राइनो वायरस ये भी 100% सुमेलित है। मस्तिष्क शोथ, जापानी इंसेफ्लाइटिस वायरस ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। फिर चेचक नहीं सुमेलित है। हाँ, चेचक बेरियोला वायरस से होता है। चेचक किससे होता है? बेरियोला से होता है। और जो पैरामिक्सो वायरस है एक खसरा के लिए जिम्मेदार है। और जो पैरामिक्सो मम्पस होता है कर्णमूल शोथ के लिए होता है। पैरामिक्सो खसरा के लिए जिम्मेदार होता है। और चेचक किससे होता है? बेरियोला से होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? डी वाला, यही नहीं सुमेलित है ना भैया। चलिए नेक्स्ट, भारत रत्न से सर्वप्रथम सम्मानित व्यक्ति कौन से हैं? तो एकदम बढ़िया सा आंसर आप लिखेंगे इसमें। राधा कृष्णन जी हैं ऑप्शन में, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी हैं और कौन है? सीवी रमन हैं और उपर्युक्त सभी। चूँकि ये तीनों एक साथ भारत रत्न पाए थे तो हम लोग उपर्युक्त सभी को ऑप्शन में टिक करेंगे। क्योंकि हमारे पास उपर्युक्त सभी है, इसलिए बिना कोई सोचे समझे हम उपर्युक्त सभी को टिक करके नंबर ले लेंगे। अगर उपर्युक्त सभी नहीं है, उपर्युक्त सभी नहीं है तो हम लोग फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को टिक करेंगे ना। क्रम में पहला नाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन का आता है। हालांकि इन तीनों लोगों को एक साथ भारत रत्न दिया गया था, पहला भारत रत्न इन तीन लोगों को दिया गया था। तो क्रमांक में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का नाम ऊपर लिखा जाता है, तो उस हिसाब से हम पहले उनको टिक करेंगे। लेकिन जब उपर्युक्त सभी ऑप्शन है तो फिर हम इधर उधर नहीं भटकेंगे, सीधे उपर्युक्त सभी को लिखेंगे। अगला प्रश्न है, जैन पर्व से संबंधित किस पर्व पर जिन मूर्ति का जुलूस निकाला जाता है? जिन मतलब होता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो। और ये जुलूस निकलता है ऋषि पंचमी को। कब निकलता है? ऋषि पंचमी को। नेक्स्ट है शुक्ल पक्ष नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की कौन सी तिथि है? गणगौर देखो शिव और पार्वती की पूजा होती है, इसको कुंवारी लड़कियां करती हैं, शिव को मनाती हैं। ये शुक्ल पक्ष की तृतीया को आयोजित होती है ना। कब आयोजित होती है? प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो बिना सोचे समझे उत्तर आप दें। उद्देश्य प्रस्ताव, पहला प्रस्ताव है संविधान का, जिसको 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। फिर है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो जी ऑस्टिन साहब हैं, जी ऑस्टिन ने कहा था, हो गया आंसर। फिर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में आच्छादन का सिद्धांत वर्णित है। आच्छादन का मतलब होता है ना, जैसे कोई वस्तु है इसको चारों तरफ से घेर लेना। तो आच्छादन का सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में वर्णित है। आप लोग अनुच्छेद 13 की व्याख्या में इसको पाएंगे। अनुच्छेद 13 कहता है कि संविधान लागू होने से पूर्व कि भारत में प्रवृत्ति ऐसी सभी विधियां जो भाग 3 के उपबंधों के असंगत हैं वो क्या होंगी? शून्य होंगी ना। तो इसी को हम आच्छादन भी मान लेते हैं। अनुच्छेद 13 को हम लोग मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच कहते हैं, मूल अधिकार का सजग प्रहरी कहते हैं, और न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भी अनुच्छेद 13 में ही वर्णित है ना भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भगते हैं। अनुच्छेद 15 के अधीन प्रदत्त मूल अधिकार किसे प्राप्त है?
तो आप अनुच्छेद 15 का अगर वाचन करें, केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, अन्य जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी आधार पर नागरिकों के मध्य विभेद को रोकता है। तो ये किसके लिए है? केवल नागरिकों के लिए है। हम लोग कभी कभी व्यक्ति समझने की गलती कर देते हैं, तो व्यक्ति में नागरिक भी आते हैं, विदेशी भी आते हैं। तो व्यक्ति नहीं है, कौन है? केवल नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है। तो आर्थिक, देखिए आपको पता है कि राज्य सरकारें भी आर्थिक योजनाएं बनाती हैं, केंद्र सरकार भी आर्थिक योजना बनाती है। तो सीधी सी बात है कि ये समवर्ती सूची का विषय है। अब देखो, प्रश्न आपको घुमा दिया, किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? तो अभी तक 3 स्तरीय हम लोग सामान्यतया पढ़ते आए हैं, 4 स्तरीय पूछ लिया। तो 4 स्तरीय कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में पंचायत में 4 स्तर हैं, ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद ना। उत्तर प्रदेश में 3 स्तर हैं, आप सभी को पता होगा। उत्तर प्रदेश में 3 स्तर हैं। कौन कौन से हैं? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत। पश्चिम बंगाल में 4 स्तर हैं, जिसको हमने अभी जाना, ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद, जिला परिषद। असम में 2 ही स्तर हैं भैया, असम में 2 ही हैं, एक ग्राम पंचायत, दूसरी पंचायत समिति। और केरल इनसे भी आगे, यहाँ 1 ही स्तर है, केरल में केवल ग्राम पंचायत है। ठीक है, चलिए। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? साइमन कमीशन के पहुंचने की तिथि पहली वाले एकदम सही है, 3 फरवरी 1928 को ये भारत पहुंचा। ये सारी तिथियां एकदम राइट हैं, साइमन कमीशन से जुड़ी हुई हैं, मैं इनकी व्याख्या करते चल रहा हूँ। ये जो पहली तिथि है 8 नवंबर 1927, इस तिथि को साइमन कमीशन का गठन हुआ। 11 दिसंबर 1927 इलाहाबाद में सर्वदलीय बैठक हुई, जिस एम.ए. अंसारी की अध्यक्षता में कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें साइमन कमीशन के विरोध का निर्णय लिया। और 3 फरवरी 1928 को मुंबई में साइमन कमीशन का आगमन होता है ना। चलिए, फिर है मित्र मेला की स्थापना किसने किया? तो ये बी.डी. सावरकर की 2 संस्थाएं थीं, अनुशीलन समिति और मित्र मेला। इसकी स्थापना बी.डी. सावरकर ने किया। फिर है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ, और इसी समझौते के तहत गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार होते हैं। फिर है द ग्रेट रिबेलियन किसकी पुस्तक है? द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता की पुस्तक है। कुछ और नाम भी हैं, उनको भी हम बताते चलें आपको। जैसे अन्य नामों में आपके सामने है द ग्रेट रिबेलियन, ये पुस्तक है अशोक मेहता की। द पीजेंट एंड द राज, ये एरिक स्टोक की पुस्तक है। फिर अगला है फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, बी.डी. सावरकर साहब की किताब है। बी.डी. सावरकर है ना ऑप्शन में, तो इनकी किताब क्या है? फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। फिर है एस.पी. चट्टोपाध्याय, सिपाही म्यूनिटी 1857 है। एरिक स्टोक द पीजेंट एंड द राज। द ग्रेट रिबेलियन किसकी पुस्तक है? ये अशोक मेहता की है ना भैया, किसकी है? अशोक मेहता की। फिर अब करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन हैं, आइए उनको हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, अमेरिका ने हाल में कोविड टीकाकरण के लिए कितनी राशि दी? तो अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन, वो भारत आए हुए हैं, और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से उन्होंने वार्ता भी की। तो एंटनी ब्लिंकन ने अपने साथ भारत को $2.5 करोड़ की सहायता राशि प्रदान की है, $2.5 करोड़ की सहायता राशि दी है कोविड-19 के टीकाकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 29 जुलाई को यानी आज के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और आप सभी को पता होगा 2019 की जो गणना है, हर 4 साल बाद ये गणना की जाती है। बाघ गणना रिपोर्ट 2019 के अनुसार दुनिया के 70% बाघ भारत में हैं। दुनिया भर में लगभग 3,900 बाघ हैं, जिनमें से 2,967 बाघ कहाँ हैं? भारत में। फिर अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस युवा खिलाड़ी ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज खिताब जीता? तो ये ऑनलाइन महिला शतरंज खिताब जीतने वाली वंतिका अग्रवाल जी हैं। वंतिका अग्रवाल ने ये खिताब जीता। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल में किस राज्य ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी? तो बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखने वाला राज्य असम है। इसने 50 करोड़ रुपए की लागत से इस औद्योगिक पार्क की आधारशिला असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रखी है ना। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 18 होता है। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर से मिलेंगे प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।